सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पहले का काज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसमें 2023 में प्रथम पेपर जो हुए थे नेट के उसके सेट्स हैं जिसमें हम एक पेपर आज सॉल्व करेंगे। तो पहला पेपर है दिसंबर 2022 का जो 2023 फरवरी में आयोजित हुई थी परीक्षा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इनको छोड़कर आगे प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है अनुदेशी डिजाइन रूपरेखा के ADDIE के मॉडल में परिवर्णी शब्द ADDIE के अक्षर I और E किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं थोड़ी। ADDIE एक शिक्षण प्रतिमान है जिसका उपयोग अनुदेशात्मक डिजाइनरों और प्रशिक्षण विनिर्माणकर्ता द्वारा प्रभावी शिक्षण अनुभव बनाने के लिए 5 चरण में किया जाता है। ए का अर्थ होता है एनालाइजिंग यानी कि विश्लेषण, समस्या की पहचान करना। डी का अर्थ होता है डिज़ाइन, संपूर्ण रूपरेखा का निर्माण करना। फिर डी का अर्थ होता है डेवलपमेंट यानी कि विकास, उत्पाद का निकाय करना। आई का अर्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन यानी कि प्रशिक्षण देना। और ई का अर्थ है मूल्यांकन, इवोल्यूशन, जिसका प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सीखने की गतिविधियों का लक्ष्य उसी लक्ष्य को पूरा करें जो सीखने के एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम विकास की गुणवत्ता, दक्षता और निरंतर रूप से बढ़ाता है। दूसरा प्रश्न है ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों को एक अनुदेशक पढ़ाता है। पाठ के बाद अनुदेशक पाठन सामग्री यानी कि ई विषय सामग्री, पावर पॉइंट, प्रस्तुतिकरण आदि इस उद्देश्य से संलग्न करता है कि विद्यार्थी इनके अवलोकन कर सके और इसके लिए अनुदेशक कौन कौन से विकल्प का चयन करेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि LMS अधिगम प्रबंधन प्रणाली इसका प्रयोग करेगा। अब इसे विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। अधिगम प्रबंधन प्रणाली जो है LMS यह एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है जो एक सॉफ्टवेयर आधारित है। यह प्रशासन, रिपोर्टिंग, स्वचालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामग्रियों या सीखने और विकास कार्यक्रमों के वितरण में सहयोग प्रदान करते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में LMS का ही प्रयोग किया जाता है और ये हैं LMS के कुछ प्रकार। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम की प्राथमिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नियम है इनमें से जो अधिगम के प्राथमिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि बहु प्रत्युत्तर का नियम। थांडाई का मत है, इसका पूरा पढ़ते हैं आगे। थांडाई का मत है कि जब उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होता है तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है। यही अनुबंध सीखना कहलाता है। थांडाइक ने सीखने के 3 प्रामाणिक सिद्धांत बताए हैं। प्रथम है प्रभाव का नियम जो इसके अंदर है। दूसरा है तात्पर्यता का नियम जो भी है और तीसरा है अभ्यास का नियम जो है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? बहु प्रत्युत्तर का नियम वो इसके अंतर्गत नहीं आता है और ये क्वेश्चन नहीं आता है पूछा है तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, परियोजना विधि जॉन डीवी के दर्शन से सर्वाधिक रूप से संबंधित है। परियोजना विधि जो है जॉन डीवी के दर्शन से सर्वाधिक रूप से संबंधित है। दूसरा कथन कहता है, परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में सही है ऑप्शन ए। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। विस्तार से इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि जो है जॉन विधि द्वारा विकसित की गई थी, वह व्यवहारिकता के दर्शन पर आधारित है, और परियोजना विधि जो थी प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है। प्रोजेक्ट विधि के जो सोपान है वो है परिस्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना। इसलिए दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व स्नातक शैक्षणिक कार्यक्रमों के स्वयं पर शैक्षणिक प्रोग्राम और पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें सही कूट का चयन करना है। तो पहला कूट है NPTEL, दूसरा है IIM अहमदाबाद, तीसरा है AICTE, चौथा है CEC, पांचवा है IIM बैंगलोर और छठा है UGC। तो इसमें सही कूट का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ACTE। तो इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। पूर्व स्नातक शैक्षणिक कार्यक्रमों के स्वयं पर शैक्षणिक प्रोग्राम और पाठ्यक्रम निम्न द्वारा विकसित किए जाते हैं। तो ये है NPTEL, AICTE और CEC तथा IIM बैंगलोर, इन चारों के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिसमें ACDE आएगा। ACD और E। चलिए आगे चलते हैं। आप अगला प्रश्न है, शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन रिपोर्ट पढ़ते समय प्राय संक्षिप्त कर विज आता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है नेमली, यानी कि नामत अर्थात। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपना PhD शोध प्रबंध जमा कराता है। उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर उसकी विषय वस्तु के 35% भाग में समरूपता पाई जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार निम्नलिखित में से यह साहित्यिक चोरी के किस स्तर में आता है? 35% अगर हुआ तो वो साहित्यिक चोरी के किस स्तर में आएगा? तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर है लेवल 1, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। साहित्यिक चोरी से अभिप्राय किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य, विचार, उपाय या शैली आदि को अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना है। इसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है। किसी और की अन्य की विचार, कार्य और शैली को नकल करते हुए उसकी मौलिक कृति का दोबारा प्रकाशन किया जाए। तो साहित्यिक चोरी के स्तर होते हैं जो निर्धारित हैं। शून्य स्तर जो होता है 10% तक कोई
समानता होती है, कोई दंड नहीं होता। प्रथम स्तर में आ जाता है 10 से 40%। ये जो क्वेश्चन आया था 35%, तो यहाँ 40 स्तर है, तो प्रथम स्तर है इसका सही उत्तर। इसलिए ऐसे छात्रों को अधिकतम 6 माह की विनिर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख को जमा कराने को कहा जाता है। द्वितीय स्तर में क्या होता है, 40 से 60% जो है समानता है। ऐसे छात्रों को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख को जमा करवाने की कहा जाता है। और तृतीय स्तर में क्या होता है, 60% से अधिक समानताएं पाई जाती हैं इसमें, तो ऐसे छात्रों को उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण ये रद्द ही कर दिया जाता है, ऐसे छात्रों की जो 60% से ऊपर करते हैं। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शोध आलेख का वह भाग जिसमें शोध के विषय क्षेत्र का विहंगम अवलोकन और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रस्तावना, ऑप्शन बी। शोध आलेख का यह भाग जो है प्रस्तावना, जिसमें शोध के विषय क्षेत्र का विहंगम और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का भी उल्लेख किया जाता है, उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब। एक अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का एक काल अवधि में प्रेषण और मापन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य शोध। अब अनुदैर्ध्य शोध से तात्पर्य ऐसे शोध विधि से होता है जिसमें एक ही प्रतिभागी या विषय वस्तु को कई अलग अलग समय काल में प्रशिक्षण किया जाता है। इस प्रकार शोध के अधिकांश चिकित्सा एवं वनस्पति विज्ञान के क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। ये जो विधि है इसका उपयोग चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। एक प्रतिभागी का उपचार के पश्चात अलग अलग समय पर प्रशिक्षण किया जाता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन, अभिकथन क्या है? गुणात्मक परिघटन के दृष्टांत केस में हम एक या एक से अधिक विशेषताओं, लक्षणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर आंकड़ा संग्रहित करते हैं। अब दूसरा कथन क्या दे रखा है? उपरोक्त कथन एक में उल्लेखित आंकड़ों का प्रतिदर्श वितरण द्वितीय प्रायिकता वितरण के रूप में हो सकता है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। गुणात्मक परिघटन से एकत्रित किया जाने वाले आंकड़ा बहुत आयामों एवं अलग अलग विशेषताओं के आधार पर चयनित किया जाता है। यही कारण है कि गुणात्मक शोध में प्रतिदर्श के चयन के लिए द्वितीय प्रायिकता वितरण का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक समाज संप्रेषण के कारण बहुत हद तक की भावनाओं को प्रतिबंधित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्येक समाज संप्रेषण के कारण बहुत हद तक सामान्यता की भावनाओं का प्रतिबंधित करते हैं। ऑप्शन ए सही था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं आप। अगला प्रश्न,
नकारात्मक स्पर्श की बात करें तो संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ये कुछ कूट दे रखे हैं, इनका चयन करना है, इनमें से किसी का चयन करना है। तो पहला कूट है लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ाने के लिए। जब नकारात्मक बात का पक्ष का हमें बात करनी है तो संप्रेषण भाषा में किसका प्रयोग किया जाएगा नकारात्मक के लिए? तो लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ाने के लिए, सत्य का दमन करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, या प्रजाति का केंद्रीकरण को परिगामित करने की, या प्रजाति जो है उसकी केंद्रीयता जो है उसको पारगामित करने के लिए। और अगला वैश्विक शांति प्रयासों के समर्थन के लिए। तो इनमें से किसी का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी में है BCD। तो नकारात्मक पक्ष की बात करें तो संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सत्य का दमन करेंगे जब हम, तब नकारात्मकता आएगी। समाज को बांटेंगे जब हम, तब भी नकारात्मकता आएगी। और प्रजाति का केंद्रीयता जो होती है प्रजाति की को परिगामित करने के लिए। तो BCD बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है संप्रेषण संस्कृति और शक्ति अंतः संबंधित होते हैं और संप्रेषण के पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के शक्ति का कोई वजन नहीं रह जाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन C। कथन A तो सही है पर R सेकंड जो है वो गलत है, क्योंकि संप्रेषण संस्कृति और शक्ति अंत संबंधित होते हैं, क्योंकि संप्रेषण ही वह माध्यम है जो संस्कृति, विचारों, भावनाओं एवं ज्ञान की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। इसके कारण ही सामाजिक मूल्यों में शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। तो कथन एक सही है और सेकंड गलत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी ने शब्दों को संपरिवर्तित कर दिया है। तो इसमें कुछ कूट के चयन करने हैं। तो इन्हें पढ़ते हैं। समानता के साधन के रूप में, समय में, अनापेक्षित शांति की युक्ति के रूप में, धन के रूप में, या शक्ति के रूप में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन D, यानी कि B, D और E। ये क्या पूछा? आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी ने शब्दों को संपरिवर्तित कर दिया है। तो किसकी वजह से कर दिया है? समय की वजह से। B ऑप्शन सही है। D सही है धन के रूप में, और BDE पावर शक्ति के रूप में। समय, धन और शक्ति के रूप में संपरिवर्तित कर दिया है। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं आप। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट में क्या है? संप्रेषण में अर्थ संकेत का कूट पात्र और चित्रण से संबंधित होता है। रोला बार्थ्स सेकेंड है। रोला बार्थ्स ने इस कूट को व्यक्ति की आवाज की संज्ञा दी थी। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसका विस्तार से पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ संचार बाधा में किए गए संप्रेषण में द्विअर्थक शब्द, भाषागत भिन्नता तथा अमानवीय भाषीय शब्द का प्रयोग करके संप्रेषण को दूषित किया जाता है, जिसके कारण सही सूचना एनकोडर तक नहीं पहुंच पाती। रोला बार्ट ने इसमें व्यक्तियों की आवाज को जोड़ दिया। ये दोनों ही कथन सही थे। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
निम्नलिखित अनुप्रयोगों ए सी से कौन से मुक्त स्रोत अंकीय प्लेटफॉर्म पर निर्मित किए गए हैं। तो पहला कोड का चयन करना है इसमें। तो पहला है आधार, दूसरा है एडोब रीडर, तीसरा है कोविन। तो इसका सही उत्तर है ए और सी, आधार और कोविन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब इसे थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। आधार एवं कोविन जो होता है मुक्त स्रोत अंकीय प्लेटफॉर्म पर निर्मित किए गए हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपने स्रोत कोड के साथ वितरित होता है, जिससे ये अपने मूल अधिकारों के साथ उपयोग, संशोधन और वितरण के लिए उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है IBM वर्ष 2022 में विश्व भर में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड थी। दूसरा कथन है वर्ष 2022 में IT सेवाओं के क्षेत्र में विश्व में TCS और इन्फोसिस क्रमशः दूसरे और तीसरे सर्वाधिक मूल्यवान IT भारतीय ब्रांड थे। तो इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कथन एक गलत है और कथन सेकंड सही है। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार जो 2022 में एक्सचेंजर 36.2 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी आईटी ब्रांड थी सबसे मूल्यवान कंपनी, जबकि TCS और इन्फोसिस IT सेवाओं के क्षेत्र में दूसरे और तीसरे सर्वाधिक मूल्यवान IT भारतीय ब्रांड थे। इसलिए दूसरा कथन सही होगा और पहला कथन गलत होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास है उसके संबंध में कौन से कथन, ये दोनों मतलब तीनों सही हैं। तो पढ़ते हैं। सास प्रयोक्ता इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर अथवा मोबाइल उपकरण से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है आउटलुक, हॉटमेल अथवा याहू मेल जैसी वेब आधारित ईमेल सेवा सास का ही एक रूप है। तीसरा कथन है सास क्रेता सॉफ्टवेयर के रूप में और अनुभूति परिवर्तित करने और डेटा क्षेत्रों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को रूपांतरित करने के लिए प्रयोक्ता अंतरपृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। तो इन तीनों कथन में कौन सा सही है? ऑप्शन डी, ABC तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो सास जो होता है वो इसके बारे में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो सास होती है एक क्लाउडिंग कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से करता है। सामान्य उदाहरण के तौर पर ईमेल, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी सास उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर अथवा मोबाइल उपकरण से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल अथवा याहू मेल जैसी वेब आधारित ईमेल सेवा सास का ही एक रूप है। इसके अतिरिक्त सास क्रेता सॉफ्टवेयर का रूप और अनुभूति परिवर्तित करने और डाटा क्षेत्रों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को रूपांतरित करने के लिए प्रयोगकर्ता अंतरपृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न संप्रेषण प्रौद्योगिकी AC से किन्हें लघु रेंज उपकरण प्रौद्योगिकी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ABC
तीनों ही सही हैं। सीसीटीवी, दूसरा है RFID, तीसरा है WLAN1। तो इनके लिए लघु रेंज जो होती है AC, उनका यह उपयोग प्रौद्योगिकी माना जाता है। अब पढ़ते हैं सीसीटीवी क्या होती है। क्लोज सर्किट टेलीविज़न जो होता है एक टीवी प्रणाली है जिसमें संकेतों को सार्वजनिक रूप से वितरित नहीं किया जाता है। इसे मुख्य रूप से सुरक्षा उद्देश्यों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। और RFID क्या होती है, ये एक रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण है। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी टैग की गई वस्तु को निष्क्रिय रूप से पहचानने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। और WLAN यह एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क बेतार वितरण पद्धति है। उच्च आवृत्ति करने वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसका उपयोग घरों और छोटे छोटे कार्यालयों में किया जाता है। भारत में सार्वजनिक महत्वपूर्ण अवसंरचना पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अंकीय, ऑप्शन ए सही है। अंकीय सुरक्षा अवसंरचना इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसको विस्तार से पढ़ते हैं थोड़ा। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर अंकीय सुरक्षा संरचना के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जो वर्तमान में सभी वेब ब्राउज़र एक सर्च इंजन में पाया जाता है, जो चोरी, फ्रॉड आदि से सिक्योर करने में मदद करता है। इसके सबसे उपयोगी भाग क्रिप्टोग्राफिक्स हैं, जिससे द्वारा सभी को अलग अलग इनक्रिप्ट किया जाता है और डाटा की जानकारी सुरक्षित कर दी जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय खतरों से संबंधित जोखिम मूल्यांकन के निम्नलिखित कदमों का सही अनुक्रम क्या है। तो ये पर्यावरणीय खतरे हैं जिनसे जोखिम मूल्यांकन का इनका सही अनुक्रम क्या है वो देखना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार सी पहले आएगा, खतरों की पहचान करना। उसके बाद बी यानी कि उद्भासन मूल्यांकन करना। उसके बाद ए जोखिम विशेषीकरण करना। और उसके बाद डी जोखिम का प्रबंधन करना। जो भी जोखिम है उसका प्रबंधन करेंगे फिर। तो इस तरह से एक क्रम होगा CBAD। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के मिशनों में से एक राष्ट्रीय सौर मिशन को निम्न में से किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 2010 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2010। तो इसका विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NPCC को औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को शुरू किया गया था। यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं। जलवायु पर विमर्श के प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है उनके लाभों को। इसके 8 मिशन हैं। तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सौर मिशन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय सौर मिशन है इसे 2010 में शुरू किया गया था। और दूसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा है सतत निवास पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा है सतत हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। आगे छठा है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन।
सातवां है सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और अंतिम व आठवां है जलवायु परिवर्तन हेतु सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो राष्ट्रीय सौर मिशन का जो उद्देश्य है देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा के अंश के साथ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा साधनों की संभावना को भी बढ़ाना है। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समुद्र स्तर के ऊपर उठने में अभी तक निम्नलिखित में से किसका योगदान अधिकतम रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महासागरीय जल का तापीय प्रसार, ये अधिक रहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में से निम्न में से किन्हें वायु प्रदूषक माना जाता है? NOx के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ए और बी, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। पारंपरिक पेट्रोल डीजल की अपेक्षा जैव डीजल के निम्न में से क्या क्या लाभ है? तो इसके सही कोड का चयन करना है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ए, सी और डी। ए, सी, डी के अंतर्गत आता है। पारंपरिक पेट्रोल डीजल की अपेक्षा जैव डीजल के निम्न में से क्या क्या लाभ हैं? तो ए, सी, डी। तो पहला है जैव डीजल काफ़ी कम CO2 और SO2 उत्पन्न करता है, और दूसरा है सी, यानी कि इसकी ऑक्टेन संख्या उच्चतर है, और डी है इस पेट्रोल डीजल के साथ किसी भी अनुपात में प्रयोग किया जा सकता है। इसे पेट्रोल डीजल के साथ किसी भी अनुपात में उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसका ए, सी और डी कोड सही है, और बी गलत है, और ई भी गलत है। अगला प्रश्न है। नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी मंचों के नाम का उल्लेख किया गया है जिनके माध्यम से शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो ये इनमें से कौन सा सही है, इस कोड को बताना है। तो इसका सही उत्तर है स्वयं और दीक्षा, ए और डी, ये दोनों सही हैं। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, ए और डी सही है। तो इसका थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति में स्वयं और दीक्षा प्रौद्योगिकी मंचों के माध्यम से शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वयं पोर्टल के माध्यम से कक्षा 9 से परास्नातक तक निःशुल्क शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षक जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी संचालन किया जाता है। वहीं दीक्षा पोर्टल का निष्ठा जो है 3.0 के अंतर्गत चलाए जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अधिनियमन के लिए प्रेरणा स्रोत कर्जन था, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तनों की शुरुआत करना था? तो इसमें इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी के अंतर्गत आएगा। ए, बी, सी, डी, ई, यानी कि सभी सही हैं। पहला है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, लाहौर और इलाहाबाद। ये सही ऑप्शन, सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट,
के अनुसार यूजीसी 1956 में संसद ने अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। जो यूजीसी है वो 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। और दूसरा कथन कहता है कि यूजीसी ने समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के क्रम में 5 क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल गलत है। तो अब इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि दोनों ही कथन बिल्कुल गलत हैं। तो इसको विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है 1956 में संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, ना कि केंद्रीय निकाय के रूप में। और जिसका कार्य जो है विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के लिए नियम व व्रत एवं मानक तय करना था। यह निकाय विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसके बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इसलिए दोनों ही कथन गलत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण शिक्षा हेतु केंद्र CCE की सहायता से देश में विविध लक्षित समूहों के मध्य पर्यावरण के बारे में जागरूकता वृद्धि हेतु वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान NEAC की शुरुआत की। तो कहाँ की? अहमदाबाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा 1980 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो कौन सा स्थल है? तो इसका सही उत्तर है तक्षशिला। तक्षशिला को एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा 1980 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। इसमें पूरे विश्व के इतने से अधिक छात्र अध्ययन करते हैं, जिसमें 60 से अधिक विषयों का पढ़ाया जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।